हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार योर सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोग का क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ है, क्वार्टरली एग्ज़ाम जून महीने में 2025 का, जिसे हम त्रैमासिक परीक्षा भी बोलते हैं। और आज के इस परीक्षा में आप लोगों से मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर आप लोगों से पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका पूरा जो है 80 नंबर का ही परीक्षा था, जिसमें घंटा तो आपको 3 घंटा दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि 70 को जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 20 को जो प्रश्न है आपका 2 नंबर वाला है और 8 को जो प्रश्न है वो आपको 5 नंबर वाला है। लेकिन इस समय जो है आधा आधा प्रश्न यानी 10 को इसमें से बनाना है, इसमें से 4 को। और ये जो 70 को जो ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, इसमें से आपको केवल और केवल 40 को ही बनाना है, चाहे आप कोई भी 40 को बना सकते हैं। तो यहाँ हम आपको 40 को नहीं बल्कि 70 को प्रश्न जो है एक एक कर आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ताकि आप आसानी से मिला सके कि आप कितना सही किए हैं। और अगर कोई प्रश्न में फंसे हैं तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइंस पे प्रश्न 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करना है और किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। ठीक है, तो जो कि एक नंबर का है, तो इसीलिए 40 गुने 1 यानी 40 नंबर आपको मिल जाएगा। ये पहला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पहला सवाल आप लोग के सामने ये क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है। जैसे आप जान गए, जीरो कहा, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। माइनस वाला भी ले लिया, मतलब -1 -2 -3, इधर भी डॉट डॉट ले लिया। तो ये सब संख्या क्या कहलाता है आपको पता होगा। इसको हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव सब शामिल हो जाए, जीरो भी शामिल हो जाए, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इंटीजर। ठीक है, तो पहला सवाल तो हमें लगता है कि आपका सही ही होगा। दूसरा सवाल देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो परिभाषा ही है। किसका ये परिभाषा है? तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन सी मारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन 1/2 और 1/3 और 1/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है। तो बताए थे कि दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 1/3 प्लस 1/2 और बटा में कैसे भाग, 2 से भाग दे देना। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो 6 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 + 3 और नीचा में तो ये 2 रहेगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 5/6 बटा में 2। तो ये हो जाएगा 5/6 और ये जो 2 है इसके बटा में कुछ ना तो कि उलट जाएगा, भाग में गुना में जाएगा, तो इसे हो जाएगा, यानी 5/6 दूनी हो जाएगा 12, क्योंकि गुना हो जाएगा तो 5/12 आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल कह रहा है 0.36 पर रैकरिंग। इस पर दोनों पर रैकरिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसको हम लोग करते क्या है, x बराबर मान लेते हैं और इसका मतलब है 0.6 फिर 6 फिर इस तरह से 36 आते रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग एक 100 से गुना करते हैं, इसलिए क्योंकि 2 अंक पर रैकरिंग है, तो ये हो जाएगा 36.36 कितनों बार 36 आप लिख सकते हैं इस तरह से। और समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 99x बचेगा और इधर दशमलव के बाद वाला सेम हट जाएगा तो सीधा 36 बचेगा। आप कह सकते हैं कि 36/99 आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे कटने वाली बात है तो काट सकते हैं, 9 से आप काट सकते हैं, 4 9 36 और 11 9 99, यानी कि आपका आंसर जो आना चाहिए 4/11 आपका राइट आंसर होगा। तो 4/11 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहे हैं, थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे सीख सकते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है 0.23 पर, यानी कि रैकरिंग जो है आपका सिर्फ 3 पर रैकरिंग है। ठीक है, इसका मतलब हम पहले x को मान लेते हैं और x बराबर ऐसे लिखते हैं 2 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये x, इसमें जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 2.3333 इस तरह से डॉट डॉट आते रहेगा। जब दूसरा में से घटाएंगे, जैसे मान लें 10x बराबर आपका आ गया 2.333, ऐसे आप लिख दीजिए। पहला को घटाना है तो x बराबर लिखिए 0 जहाँ है 2 3 3 3 इस तरह से। अब इसको घटाइए तो आगे तो डॉट 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 सेम है, तो ये सब तो आपका 0 0 0, आगे भी 0 डॉट डॉट हट जाएगा क्योंकि सब 0 ही आ गया। इसको हटा देते हैं
और इधर जब घटाएंगे तो ये देख लीजिए कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और ये दशमलव रहेगा और 2 बचेगा, ये 2 में से 0 और इधर आपका 9x बचेगा, यानी कि 9x बराबर सीधा सीधा 21 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटा सकते हैं, 21/10 आप कह सकते हैं क्योंकि दशमलव काटेंगे तब। और x बराबर आप लिख सकते हैं 21/10 9 कितना हो जाएगा 90, 21/90 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये कटने वाला है इसलिए इसको काटना होगा, तो काट दीजिए 7 तिहाई 21 और 30 तिहाई 90, तो 7/30 आपका आंसर आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, छठा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही आता है। जैसे 2 एक परिमेय है और अपरिमेय हम √3 को जोड़ देंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपरिमेय ही बनता है। 7 नंबर कह रहा है 8 का घनमूल। ये देखिए 8 का मतलब ऐसे लिखा हुआ है घनमूल में 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ऐसे घनमूल में। फिर उसी तरह से ये 3 है, इसका मतलब हम 27 को 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। और घनमूल का मतलब होता है 3 गो में से एगो निकलना, तो एगो 2 निकलेगा और इसमें से एगो 3 निकलेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। 8 कह रहा है, इसको थोड़ा सा उलट दीजिए, √3 + √2 ऐसे लिख दीजिए और इसको तो जस के तस छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप एक फार्मूला आप देख पाएंगे कि ये हो गया a + b और a - b, एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तो ये होता है a² - b²। ये फार्मूला लगा देते हैं, a की जगह √3 का स्क्वायर, b की जगह √2 का स्क्वायर, तो ये सीधा 3 हो जाएगा या सीधा 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। कैसे? क्योंकि √3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है, √2 का स्क्वायर सीधा 2 होता है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9 नंबर देखिए, इसको भाग देना है 15 में भाग देना है आपको 5√3 से। तो देखिए ये तो 5 तिहाई 15, ये सीधा सीधा बाहर है तो कट ही जाएगा। इसको हम एक ही बार रूट में ऐसे लिख सकते हैं 15/3। अभी 3 × 5 = 15 अंदर में भी काट सकता है, तो 3√5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल कह रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab और प्लस में होता है b का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर सीधा 3, ये 2 रहेगा और इसको ही रूट से गुना कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 रूटे में लिखेंगे और ये सीधा सीधा 2 आएगा √2 का स्क्वायर। अब 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 5 और प्लस में 2√6 आपका जस के 10 रहेगा। तो मिला लीजिए 5 + 2√6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं उन लोग का सही है। 11 कह रहा है, देखिएगा 5√6 में 2√3 से गुना करना है, तो पहले तो बाहर वाला गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और ये 36 18 हो गया। 18 को आप खंडित कर दीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 3 आप लिख सकते हैं। 3 तिहाई 9 दूना 18, 10 तो बाहर है, एगो 3 बाहर आप निकल जाएगा तो एगो 2 अटक जाएगा, तो 10 तिहाई कितना आएगा 30√2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में ही आपका करेक्ट है। 12 नंबर समझिएगा ध्यान से, x का मान दिए हुए है और 1/x में x जोड़ना है, तो 1/x निकाल लेते हैं पहले। 1/x मतलब इसको उलट देते हैं, तो 1/3 + √8 इसको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हर का परमेयकरण करना होगा, तो प्लस है तो माइनस, 3 - √8 और 3 - √8 ऐसे करके। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 3 - √8 और नीचा में एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस में, है a² - b² लगा सकते हैं, तो a² - √8 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो 3 - √8 जस के तस, नीचा में 3 के स्क्वायर 9 और √8 के स्क्वायर सीधा 8 होता है, तो ऊपर में आएगा 3 - √8 और बटा में 1 लिखिए चाहे ना, मतलब 3 - √8 आपका आया आंसर। किसका? 1/x का। अब आपको निकालना है x + 1/x, तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। x का मान आपको देले है 3 + √8 प्लस, और ये जो 1/x है 1/x का मान अभी हम निकाल के लाए हैं 1 बाई नहीं बल्कि 3 - √8। √8 से √8 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये 3 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। 13 नंबर कह रहा है 64 के पावर 1/6 है, तो 2 के पावर 6 हम लिख सकते हैं, पावर में 1/6 रहेगा, 6 से 6 कटेगा तो 2 के पावर 1 यानी 2 आंसर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 64 जो है 2 को 6 बार अगर आप लिख के गुना करिएगा तो 64 आ जाएगा, या खंडित करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह से 27 को हम लिख सकते हैं, 27 पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, 27 के पावर 2/3 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और पावर में आपका 2/3 रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 मतलब 3 गुने 3 मतलब 2 बार, तो 3 तिहाई कितना होता है 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है,
उम्मीद है आप ये सब बात समझ रहे होंगे। 15 नंबर कह रहा है पी एक्स का मान दे ले है, तो आपसे पूछ रहा है P2 यानी एक्स के जगह 2 रख देना है। तो 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 3। अब ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर पहले 4, तो 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 माइनस 3, 10 8 18, 18 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आप ए में देख पा रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर समझिएगा ध्यान से। 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद के लिए आपको बताया था कि रूट में एक्स नहीं होना चाहिए। देखिए रूट में एक्स हो गया तो गलत, यहाँ बटा में वाई आ गया है, तो बटा में वाई ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि गलत। और ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, तो यही वाला है। और इसमें भी देख लीजिए रूट एक्स दे दिया है, जो कि नहीं है। तो एक ही बहुपद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा था। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर सवाल कह रहा है कि बहुपद इतना का घात। घात का मतलब होता है सबसे ज्यादा पावर। तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ देख सकते हैं 2 है, तो इसलिए इसका घात हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल देखेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर साथ में दिखेगा तो कुछ ना, तो कितना है 1 है, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हम 1 बोलेंगे। उम्मीद है आपको इस बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने में 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x माइनस 3 है और इसका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक में हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको सोल्व करके आपको x का मान निकालना है। तो माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा गुना में 2 तो कहाँ जाएगा बटा में, यानी 3/2 इसका आंसर होगा। जो कि देखिए यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/2 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 20 में कह रहा है बहुपद इतना कि शून्यक है, तो इसको तो आपको फैक्टर करना होगा। तो करिए एक्स स्क्वायर, लाना माइनस में 3 है, पहला में अंतिम से गुना करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 गो में से अगर एगो घटाए तो 2 गो आ जाएगा, गुना करेंगे तो भी आपका आ जाएगा माइनस में 3, और दोनों में से कॉमन लीजिए। तो x कॉमन, तो x प्लस 3, ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेना होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो आगे जो आएगा आपका कितना आएगा x प्लस 3 इंटू में आपका आएगा x माइनस 1। और हमें शून्यक निकालना है, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। यानी कि शून्यक के लिए आप लिखिएगा x प्लस 3 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आएगा -3, एक वो आएगा। फिर दूसरा लिखिएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो इसे x बराबर कितना आएगा 1, यानी कि 2 शून्य का आया, एक 1 और एक -3। तो देखिए -3 और 1 ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 में कह रहा है कि बहुपद इतना में को 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। तो ये शेषफल प्रमेय से हम आपको बताए थे। शेषफल प्रमेय में क्या करते हैं, इससे पहले शून्यक निकाल देते थे। x बराबर कितना आएगा -1, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर करके x का मान कितना आ जाएगा -1। और ये -1 जो आया इस बहुपद में हम रख देंगे, जो मान आएगा वही शेषफल आ जाएगा शेषफल थ्योरम से। तो शेषफल बराबर कितना आ जाएगा p, अगर हम -1 रखें तो हमें आएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा और ये तो -1 आपका रहेगा। ठीक है, तो इसको हम -1 जस्ट के तक छोड़ देते हैं। अब बताइए 3 माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 गुने ये -1 माइनस से 1 रह जाएगा, यानी 3 -2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बस ध्यान देना है कि ये माइनस में 3 आ जाएगा, ये -1 ये प्लस में आ जाएगा ना, और -1। अब तो आराम से आप इसको घटा सकते हैं। ठीक है, अब 22 नंबर कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, अब भाग है, यहाँ पे किसका साइन है, भाग का साइन है, मतलब ऐसे है कुछ ए क्यू प्लस बी क्यू, अब बटा में आपको ए प्लस बी से भाग दे देना। तो देखिए यहाँ पे भाग देने से अच्छा है कि इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर में डायरेक्ट फार्मूला है और नीचा में ए प्लस बी तो है ही, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद है आप ये सवाल समझ गए होंगे, बस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेम उसी तरह से 23 कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 27 का एक गुणनखंड। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि जो एक्स का मान इसमें रखेंगे और वो इसका शेषफल 0 आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या है कि ये इसमें एक्स का मान हम क्या रखेंगे कि ये 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स का मान अगर 3 रखिएगा तो 0 आ जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि 3 का क्यू और माइनस में 27 है।
तो यह भी 27 माइनस 27 यानी 0 आ जाएगा। आ गया ना। तो कितना रखने पर 0 आए? 3, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3। प्लस 3 रखने पर 0 आता है तो x माइनस 3 गुणनखंड होता है, और माइनस रखने पर 0 आता है तो प्लस होता है। तो इसलिए इसका कौन सा मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा। ठीक है, x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। या कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, एक्स क्यू माइनस 27 है तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 27 को लिख सकता है 3 के क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो अभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर। ऐसे अब देख सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू बाहर है, इसका मतलब एक्स माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। 24 नंबर सवाल दिखेगा, कह रहा है कि एक्स माइनस 1 यदि एक्स माइनस 1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो तो के का मान होगा। मतलब ये जो x माइनस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो -1, अगर हम x के मान निकाले तो कितना आएगा? +1। और अगर गुणनखंड है तो इसमें हम x के जगह 1 रखेंगे और उसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लगते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि शेषफल 0 आएगा जब गुणनखंड है। तो अब इसे के का मान निकाल सकते हैं, तो के बराबर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा जुड़ के, तो +2 इधर राइट से आ जाएगा तो -2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 में कह रहा है फैक्टर ही करना है। तो देखिए सबसे पहले 12 लाना है, बीच में -7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, माइनस में 4 और माइनस में 3 जुड़ जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो प्लस में 12 भी आ जाएगा, प्लस 1 10 के 10। ये दोनों में से कॉमन लीजिए तो 4x कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस 1, ये दोनों में से आपको -1 कॉमन लेना होगा तो 3x माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगला जो आएगा 3x माइनस 1 कॉमन और 4x माइनस 1, इसी को उलट पुलट के आप लिख सकते हैं 3x माइनस 1 4x माइनस 1, आप मिलाइए 4x माइनस 1 3x माइनस 1, पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। दूसरा में देखेंगे तो ये माइनस में है लेकिन इकट्ठी में प्लस में है, जो कि आपका गलत हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का करेक्ट है। अब देखिए ध्यान से कि वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या अशांत होगा। तो हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, शांत या अशांत। और एक होता है अशांत अनावर्ती, अगर कहता अशांत अनावर्ती तब जाके अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो शांत भी कह रहा था। 27 में कह रहा है वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप न तो शांत हो और न ही आवर्ती हो तो क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोच सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया ना, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शांत नहीं है, मतलब कि आगे बढ़ रहा है, और आवर्ती भी रिपीटेड भी नहीं है, तो क्या है कि यह अपरिमेय संख्या का ही दो रूप है। ठीक, अपरिमेय में बताए थे कि वह न शांत होता है और न ही आवर्ती होता है, और परिमेय में हम आपको बताए थे दो ही चीज, या तो शांत होता है या अशांत होता है। अब 28 नंबर सवाल देखिएगा, 28 में कह रहा है 0.47 पर रैंकिंग है, तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 47 बटे कितना आएगा? 47 बटे आपको घटाएंगे तो 99 आपका आंसर आ जाएगा। इस कटेगा क्या? 47 बटे ये तो कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाए। कैसे बनाते हैं? अब आपको जस्ट थोड़ा देर पहले वाला प्रश्न में बताया था कि ऐसे आएगा 0.47 फिर 47 फिर 47 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, और इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 47.47 फिर 47 इस तरह से, और घटा देते हैं तो ये 99x बराबर इधर 47 बच जाएगा और x बराबर हो जाएगा 47 बटे 99। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही सही था, इसको काट नहीं सकते हैं। 29 कह रहा है कि 2 के पावर 0 3 के पावर 0 1 के पावर 0 5 के पावर 0 7 के पावर 0 11 के पावर 0। तो आपको पता है किसी भी संख्या के पावर 0 अगर है तो उसका मान क्या बोल देते हैं? 1 बोल देते हैं। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कै गो है? 3 गो, और 3 6 गो, तो जोड़ दीजिए 3 3 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 में कह रहा है 0.3 पर रैंकिंग है, मतलब 3/9 इसका आंसर आता है। 0.6 पर रैंकिंग है, मतलब 6/9 इसका आएगा ही आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9/9, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये सोचिएगा कि कैसे आ गया, तो पहले 0.3 पर रैंकिंग वाला बनाएंगे ऐसे, x बराबर 0.3 3 3 3 ऐसे करके। ठीक है, और वैसे ही इसको बनाएंगे 0.6 वाला था 0.6666 ऐसे करके, और दोनों का मान निकाल के लास्ट में जोड़ेंगे तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है समझिएगा, 31 कर रहा है किसी बिंदु के चारों ओर, जैसे बिंदु है और इसके चारों ओर अगर मान लीजिए हम कितना
के बने सभी कोनों का योगफल कितना होता है? किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोनों का योगफल कितना होता है? तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। 32 में कह रहा है यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो, यदि कोई किरण, मान लीजिए कोई रेखा है और इस पर एक किरण ऐसे आके ये खड़ा है। ठीक है, ये किरण इस पर खड़ा है। इस प्रकार बने दो आसन कोनों का योगफल होता है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री के बराबर आता है? तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। 32 के बाद 33 पर ध्यान दीजिएगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, सबसे पहले हम दो भिन्न बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। अब इससे हम अगर रेखा गुजारेंगे तो देखिएगा केवल और केवल एक ही रेखा हम इससे गुजार सकते हैं और तो कोई रेखा खींच नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ एक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला जो आप लोग का प्रश्न है 34 नंबर, कह रहा है कि 56 डिग्री के पूरक कोण क्या है? तो देखिए, पूरक मतलब होता है जोड़ के आपका 90 पूर जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 56 डिग्री है, 90 में से आपको 56 बस घटा लेना है, जो आएगा वही आंसर हो जाए। तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 34 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से समझ गए कि जोड़ के बस 90 आना चाहिए पूरक में। वही अगला प्रश्न है आपका समपूरक। समपूरक का मतलब होता है जोड़ के इस बार कितना आना चाहिए? 180। तो एगो अगर 123 है तो दूसरा कितना बचेगा? 180 में से 123 को घटा लीजिए। तो 10 में से 3 गया था 7 और ये हो गया कितना? 7 में से 2 गया 5, यानी कि आपका 57 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जोड़ घटाओ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि पैसा लेके घटाए थे। 36 कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो देखिए, पूरक कोण कहने का मतलब कि जोड़ के 90 पूरना चाहिए। तो एगो x है और दोनों एक बराबर कह रहा है। दो पूरक कोण है जो कि बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए? 90 के बराबर आना चाहिए। तो x मान लिए तो ये 2x बराबर कितना हो गया? 90, और इसे x बराबर कितना आएगा? 45, यानी कि पहला भी 45 होगा, दूसरा भी 45 होगा। तो प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, तो 45। जैसा कि आपको पता है कि 45 डिग्री लिए और एक और 45 डिग्री लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। और देख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है? बराबर भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि 2/3 समकोण, यानी 2/3 है। इस समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 है तो इसको काट सकते हैं, 30 तिहाई 90 और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 में कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल BCD 37 डिग्री है। तो देखिए, B आपका यहाँ पे है, C आपका यहाँ पे D, यानी ये 37 डिग्री दिए हुए है। तो पूछ रहा है ACD मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 37 को घटा दें तो वही आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, और ये तो आपका 1 रहेगा। 143 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन बी। अब अगला देखिए 39 नंबर कह रहा है वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर तो आप जानते हैं, इसको हम लोग प्रतिवर्ती एंगल यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल, ये देखिए अंग्रेजी में देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। न्यून कोण के बारे में आप जानते हैं जो 90 से छोटा हो, और अधिक कोण जानते हैं 90 से बड़ा हो, और सम कोण तो आप जानते हैं कि कितना होगा? पक्का पक्की आपका 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 40 नंबर कह रहा है कि 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुई के बीच कोण कितना बनता है? तो पहले आप 3 बजाने आता है, 3 तो आपको बजाने आता है। ये 3 बज गया, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे आपका 12 है। तो आप देखे होंगे कि 3 जैसे ही बजता है तो यहाँ घंटा वाला आ जाता है। ये घंटा वाला थोड़ा मोटा रहता है और ये मिनट वाला है थोड़ा पतला, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कै डिग्री का कोण बनता है? तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप ऐसे ही सीधा सीधा देख सकते हैं। 41 में कह रहा है त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है? तो सबसे पहले एक त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए।
ठीक है। त्रिभुज मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो यहाँ पर हम इसका मध्य बिंदु ए मान लीजिए डी ले लेते हैं और सामने वाली भुजा आपको ए है तो इसको मिला दिए। तो देखिए जैसे ही ये दोनों बराबर होता है, मध्य बिंदु मतलब बराबर, तो ये जो लाइन आपको एडी दिखाई दे रहा है, एडी को हम लोग माध्यिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि माध्यिका का मतलब ही है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना। तो यही है माध्यिका, ऑप्शन नंबर ए। इस परिभाषा के रूप में पूछ लेता, यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब दो कोण आपको लेना है। जैसे मान लीजिए एगो कोण हम कुछ इस तरह से ऐसे ले लिए, ठीक, एक कोण है और एक कोण ऐसे ही बीच में बना दिए, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु अगर देखिएगा तो बीच में आपका कॉमन पॉइंट एक मिल रहा है। एक भुजा उभयनिष्ठ है जो कि आप बीच में आप भुजा भी उभयनिष्ठ है और शेष भुजाएं विपरीत है, मतलब एगो देखिए एक इधर है तो एक इधर है। तो दोनों उन कोणों को क्या कहा जाता है, तो इसको तो आसन कोण कहते हैं, जो कि दोनों पॉइंट अगर एक कॉमन है तो इस दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। 43 नंबर सवाल देखिएगा, यदि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर इस प्रकार काटती है, कि पहले काटिए, मान लीजिए ये रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है। एक रेखा मान लीजिए ए से बी है और एक रेखा जो है आपका सी से लेके डी है, ठीक है। इधर किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं, ये आपका सी है और ये क्या है, डी है। तो दो रेखा तो हम लोग बना लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों कट कर रहा है ओ पर, यानी ये जो पॉइंट है वो है, कह रहा है AOC का मान अगर 63 डिग्री है, AOC यानी ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताएं, ये जो एंगल है ये 63 डिग्री है। तो पूछ रहा है BOD यानी ये वाला BO और D यानी ये एंगल कितना होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होता है, तो यानी ये भी आपका 63 ही होगा, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का करेक्ट होगा। 44 में कह रहा है दिए गए चित्र में BDC देखिएगा ध्यान से, BD और C यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताइए ये 3x है और ये 2x है, तो 3x प्लस 2x दोनों को जोड़ेंगे तो वह 180 के बराबर होता है, तो 3 2 5x बराबर 180 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 36 25 से यानी x बराबर 36 आया। और आपसे पूछ रहा है BDC यानी BDC ये 2x आपसे पूछ रहा था, बस 2x निकाल दीजिए, तो 2 गुने 36 36 दूना 72 डिग्री आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल पूछता तो इसमें 3 से गुना करते तो 36 या 108 आपका आंसर आता। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 45 कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी जो है सी डी के समांतर है, ये समांतर है, ये जो रेखा आपको समांतर है। EF एक तिर्यक रेखा है, ये जो रेखा है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। ए बी तथा सी डी को क्रमशः जी और एच पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ जी है और यहाँ पे एच करता है। EGB गौर से देखिएगा, ये E है, ये G है और B है, यानी ये कोण अगर 46 है तो पूछ रहा है एंगल GHD देखिएगा जहाँ से G कहाँ है, ये G है, थोड़ा सा कलर आप चेंज करके बताया आपको, ये आपका G है, ये H है और D यानी ये जो एंगल है ये एंगल कितना बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है ये वाला जितना एंगल बनता है ये भी आपका उतना ही एंगल बनेगा, ये भी आपका 46 डिग्री ही बनेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 46 नंबर आप सवाल देखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, तीनों को जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं। ये तो आसान सवाल था। 47 कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज एक मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये समद्विबाहु, तो ये A है, ये B है और ये C है। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, AB बराबर AC। तो देखिए जब दो भुजा बराबर तो ये सम्मुख जो कोण है ये कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये जितना x होगा उतना ही x होगा। और ये जो कोण है BAC ये जो कोण है दिले है 100 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कोण ABC का मान क्या होगा, यानी ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो x प्लस 100 बराबर आप लिखेंगे 180। ऐसे 2x बराबर ये 100 को उधर ले चलेंगे तो घट जाएगा तो 80, तो x बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, यानी यह भी आपका 40 डिग्री होगा और यह भी 40 डिग्री होगा। तो पूछ रहा है एंगल ABC यानी 40 डिग्री, ABC कितना होगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में आपको टिक करना है, ठीक है।
48 कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका तो 1/2 होता है आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार गुने ऊंचाई, यानी पहला आंसर ही आपको सही नजर आ रहा होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए था। 49 कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अर्ध परिमिति। तो देखिए अर्ध परिमिति, पहले देखिए पूरा परिमिति क्या होता है, 2s होता है। तो तीनों भुजाओं का योग, तो 5 + 12 + 13, तो 12 5 17 13 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। और अर्ध परिमिति होता है s, तो s बराबर हो जाएगा 30/2, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। 50 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल की इकाई है। तो क्षेत्रफल का इकाई या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या तो मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधा मीटर तो होगा नहीं, या वर्ग मीटर तो हो सकता है, तो ऑप्शन बी ये सही है। और घन मीटर किसके लिए होता है, आयतन के लिए, तो ये गलत है और इनमें से कोई तो ऐसा ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, स्क्वायर मीटर। 51 नंबर सवाल कर रहा है एक सम द्विबाहु त्रिभुज की परिमिति देले है, ठीक है। तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 12 सेंटीमीटर, मतलब देखिए सम द्विबाहु का मतलब समझिए, सम द्विबाहु ये है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। सम द्विबाहु मतलब ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, जो कितना कितना है 12 सेंटीमीटर ये भी है और 12 सेंटीमीटर ये भी है। परिमिति मतलब तीनों भुजा को जोड़कर ही नहीं पता है, तो मान लेते हैं तनका देर के लिए x है, तो तीनों को जोड़ेंगे 12 + 12 + x बराबर कितना है 30 है, ठीक है। परिमिति तो x बराबर हो जाएगा 30, ये 12 12 हो जाएगा 24, तो 24 इधर घटा लीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 6, यानी ये जो भुजा है ये 6 आ गया, x का मान कितना है 6। और आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 3 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको इसका फॉर्मूला निकाल के आपको बताना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको हीरोन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजा अगर पता है तो हीरोन के फॉर्मूला से ही बना देते हैं। एस बराबर आप आपको दे दिया है कितना 30 है, तो 30/2 हो जाएगा, ठीक है। एस बराबर हम निकालेंगे 30/2, यानी कि 15 आ गया। फॉर्मूला ये लिख दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आपको मान बैठाना होगा, एस का मान 15, 15 में से एक 12 तो 3 घटेगा, 15 में से 12 फिर 3 आएगा, और 15 में से 6 तो 9, डायरेक्ट हम घटा दिए हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5, ये 3 × 3 है ही, और 9 को हम फिर से 3 × 3 लिख सकते हैं। अब वर्गमूल निकालिए तो एगो 3 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा, और रूट में आपका 15 अटक जाएगा, यानी 9√15 जो है आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप नजर आ रहा हो, ठीक है। 52 नंबर का आ रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल देले है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की ऊंचाई पता है, त्रिभुज का आधार पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई जो होता है वह कितना के बराबर 60 देले हैं, ठीक है। और आप बताइए 1/2 आधार नहीं पता, तो आधार को x मान लीजिए, ऊंचाई पता है 5, और बराबर के बाद रहेगा 60। इसको सोल्व करिए तो ये 12 × 25 60 कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 12 × 2, यानी x बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब 53 कर रहा है तृतीय पाद में x नियामक और y नियामक के चिन्ह क्या होता है। तो तीसरा घर में क्या होता है आपको पता है, पहला में प्लस प्लस, दूसरा है माइनस प्लस, तीसरा है माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो तीसरा में पूछ रहा है तो माइनस माइनस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें तो गलत होने की संभावना नहीं है। 54 कर रहा है माइनस और प्लस है, तो भुज पूछ रहा है, भुज बताइए। पहले होता है भुज और तब होता है कोटि, पहले कॉमा के पहले क्या होता है भुज, तो भुज कितना है -5, तो -5 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। अब 55 में कह रहा है विद्युतना के कोटि, तो देखिए पहले होता है भुज, उसके बाद होता है कोटि, तो कोटि इसका कितना है, कोटि है इसका 7, यानी 7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 56 कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें तो कोई नहीं गलती करेगा, क्योंकि 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 57 कह रहा है एक अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक, तो पहले बताइए एक अक्ष पर बिंदु हम आपको कई बार बताएं x, 0 होता है, तो x, अगर 0 होता है तो बताइए y निर्देशांक, यानी y वाला मान कितना होता है 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि y निर्देशांक के बारे में पूछ रहा है, तो y तो हमेशा 0 ही रहेगा x अक्ष पर, इसलिए y का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर बी।
58 न कर रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए ये दूगो जो रेखा है, सूतल वाला को x अक्ष बोलते हैं, खारा वाला को हम लोग कौन अक्ष बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो ये खारा वाला कहीं बात कर रहा है यानी कि y अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्तीय तल में की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 59 कह रहा है कि क्या 3,4, 4,3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं। तो नहीं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 3,4 का मतलब है कि x का मान 3 और y का मान 4, लेकिन 4,3 का मतलब है कि x का मान 4 हो गया और y का मान 3, तो दोनों एक चीज़ तो है नहीं, इसीलिए ये नहीं है, ठीक है, ये निरूपित नहीं करता। 60 में कह रहा है व्यापक रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 निरूपित करता है। तो आपको पता है कि जब ग्राफ आप खींचे होंगे तो एक रेखा ऐसे जाता है, सीधा सीधा कहीं भी रेखा आता है इस तरह के। तो याद रखिएगा एक चर में रैखिक समीकरण तो नहीं है, क्योंकि दो चर हो गया, एगो x है एगो y थे, तो पहला ऑप्शन गया। एक बिंदु है जो कि गलत है, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग क्या करते थे, ग्राफ जब खींचते हैं तो आप एक रेखा के रूप में ही प्रदर्शित होता है, इसलिए एक सरल रेखा होता है। अब आप देखेंगे 61 नंबर सवाल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बारंबारता 7 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 7 कैसे लिखते हैं। तो जानते हैं 1 2 3 4 पहले ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे काट देते हैं तो 5 हो गया, और उसके बाद जो है 7 पुराना है तो 2 गो डंडा और पारते हैं। तो देख लीजिए ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो 7 लिखा जाता है रोमन में और ऐसा तो होता नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट। और हाँ, ऑप्शन डी में अगर आप देखिएगा तो काटे हुए ऐसे, ये ऐसे देख लीजिए, तो ऐसा नहीं कटता है, ठीक नहीं, काटने का तरीका, यानी कि आपको ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूजन के लिए ऐसा किया था, ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे ऑप्शन सी ऐसे काटा जाता है, जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला जो आप लोग का प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर, आंकड़ों के संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है उस पद का क्या कहलाता है। तो देखिए हम आपको बताए थे जो ज़्यादा बार आता है, जो जितना बार आता है उसे फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, या देख सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बारंबारता के नाम से जानते हैं। जैसे आपको लिखा ऐसे देखे होंगे कि 0 से 20, 0 से 30 ऐसे करके 10 बार आया तो 10 लिखल देखे होंगे। 0 से मान लीजिए 20 से लेकर 40 जो है 50 बार आया तो 50 ऐसे लिखा। तो जो जितना बार आता है उसको लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 63 कह रहा है उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर, मतलब कि सबसे बड़ा सीमा उच्च जो सीमा है, उसे उच्च सीमा में से अगर हम घटा देते हैं निम्न सीमा को, निम्न सीमा कहने का मतलब सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान को घटाते हैं तो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है। और वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दो निम्न सीमा प्लस जोड़ के और 2 से भाग देते हैं दोनों को, ठीक है, तब जाके उसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे परिसर का क्या मतलब होता है, सबसे बड़का मान में से सबसे छोटा वाला मान घटा लिया जाता है। अब गौर से देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर सवाल कर रहा है कि वर्ग 19 से 37 का वर्ग चिन्ह। तो देखिए यहाँ वर्ग चिन्ह पूछ दिया, तो वर्ग चिन्ह में करते क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ के और 2 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो जोड़ के भाग दे दीजिए, तो 9 7 हो जाएगा 16 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा 56/2, तो ये तो कट जाएगा, 28/2 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। 65 नंबर सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए 65 नंबर सवाल आपका क्या है कि आंकड़ों के ऊपर थोड़ा सा करते हैं, आंकड़ों के वर्गीकरण जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है तो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर या तो अपवर्जी कहलाता है या समावेशी, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसको समझ, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं समावेशी। जैसे अगर मान लीजिए आप प्रश्न में देखेंगे कभी कभी 0 से लेके मान लीजिए कि 19 है, अगला जो दे 20 से लेके मान लीजिए कि आपका 39 दे दिया है, और अगला आपको दे देगा कितना 40 से लेके ऐसे आपका मान लीजिए 59 ऐसे करके दे ले रहेगा। तो यहाँ पर 19 से देखिए यहाँ 19 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी बोलते हैं। वही कह रहा था कि आंकड़ों के वर्गीकरण जिसमें वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर न है, जैसे यहाँ 19 है तो यहाँ देखिए बराबर नहीं था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समावेशी बोलते हैं, और अगर बराबर रहता है तो उसको अपवर्जित बोलते हैं। तो 66 नंबर सवाल देखिएगा, किसी वर्ग की निम्न सीमा तथा
वर्ग चिन्ह क्रमशः 11 तथा 15 हो तो उच्च सीमा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ग की निम्न सीमा दिले है 11, ठीक है, और उच्च सीमा नहीं पता, तो उच्च सीमा पहले x मान लीजिए। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो निम्न सीमा मतलब 11 प्लस x बटा 2 और निकल के कितना आएगा, तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कितना दिले है 15, यानी 15 के बराबर कर दीजिए, इसको बनाइए तो आपका आंसर आ जाएगा 11 प्लस x बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 क्रॉस गुना, और x बराबर आ जाएगा 30 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, 67 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 67 कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे वर्ग अंतराल मान लीजिए 20 से लेकर 30 है, तब मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, तो वर्ग चिन्ह ही होता है, तो यानी 20 से 30 जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी 50 बटा 2, यानी 25 जो आया वो क्या है, वर्ग चिन्ह है। तो ये वर्ग मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, तो बीच वाला पॉइंट को हम लोग वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है, वर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। 68 नंबर सवाल देखेंगे, अन्वेषक के पर्यवेक्षण द्वारा संग्रहित आंकड़ा जिसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अन्वेषक पर ही होता है क्या कहलाता है। प्रतिदर्श आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, गौण आंकड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप सोच सकते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक डेटा के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा, ये वाला आपका आंसर हो जाए। ठीक है, 69 नंबर सवाल कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता भी दिए हुए और आपसे पूछ रहा है वर्ग 60 से 80 की संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता मतलब इसका संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, जैसे आप संचयी बारंबारता ऐसे आपको हम बता दें, ऐसे कुछ इस तरह से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, फिर 60 से 80 आएगा ऐसे। ठीक है, और इधर दे ले 3 और आपका 15 और ये है आपका 18 और ये है फिर से आपका कितना 8 है। ठीक है, अब इस सब को हम निकालेंगे तो ये 3 ही रहता है, ये जोड़ते हैं तो 15 और 3 हो जाए 18, और 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36, और 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 14 यानी कि 44। तो 60 से 80 की बीच संचयी बारंबारता कितना होगा, तो 44 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। एक और 80 से अगर मान लीजिए 100 का हम निकालते हैं तो हमें 6 था, तो ये 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है, क्योंकि 60 से लेकर 80 तक की संचयी बारंबारता आपसे पूछ रहा था। लास्ट जो आप लोग का सवाल है 70 कह रहा है कि आंकड़ों इतना का परिसर मतलब भैया आपको जस्ट बताया, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, सबसे बड़ा हमें लगता है 95, आप देख सकते हैं। तो 95 में से आपको घटाना, सबसे छोटा 25 ही लग रहा है, एक बार देख लीजिए 25 ही है ना, हाँ 25 ही सबसे छोटा है, तो 25 इसमें से घटा लीजिए तो 0, यानी 70 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, इसके बाद जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आपको एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं, और वीडियो कैसा लगा ये अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।